मैं हूँ शकील अब्बास। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज से रिलेटेड बात करेंगे, उनको समझेंगे। ये सेशन स्पेशली उन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है जो ह्यूमन बिहेवियर और अनकॉन्शियस माइंड को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं या साइकोडायनामिक्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। या जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ रहे होते हैं उनके लिए ये पर्सपेक्टिव जो है जानना ज़रूरी है कि सिगमंड फ्रॉइड का क्या रोल है कंट्रीब्यूटिंग टू द मॉडर्न साइकोलॉजी। आज हम फ्रॉइड की मेजर कंट्रीब्यूशंस, पर्सनालिटी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ड्रीम एनालिसिस और डिफेंस मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही इनके क्रिटिसिज्म्स और लेगेसी पर भी बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड की जो है बर्थ और डेथ के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड मई 6 1856 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुए और 23 सितंबर 1939 को ये लंदन में वफात पा गए। ये एक वेस्टर्न न्यूरोलॉजिस्ट था, लेकिन इनका जो मेजर रोल था वो साइकोलॉजी में। इन्होंने कंसेप्ट ऑफ साइकोएनालिसिस दिया, अनकॉन्शियस माइंड दिया। तो उस बेस पे इनका जो रोल है मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। इनके कंट्रीब्यूशन जो हैं वो अभी तक फॉलो की जाती हैं। इन्होंने साइकोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज़ किया अपनी थ्योरीज़ के बेस पे, जिनकी बुनियाद थी अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट हम चलते हैं की कंट्रीब्यूशंस की तरफ। सिगमंड फ्रॉइड की मेजर कंट्रीब्यूशंस में से एक इनके कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इनको हम ब्रीफली इस वीडियो में देखेंगे और डिटेल में एक अलग वीडियो में। फिर उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी डेवलपमेंट की, कि इन्होंने कहा कि हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और हमारी जो अनकॉन्शियस जो एक्सपीरियंसेस हैं चाइल्डहुड की, वो बहुत रोल प्ले करते हैं हमारी जो है फर्दर डेवलपमेंट में। फिर उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म्स का जो है वो कंसेप्ट दिया। द अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड के मुताबिक ह्यूमन माइंड को हम 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अगर हम बात करते हैं कॉन्शियस की, कॉन्शियस जो माइंड है, ये उन थॉट्स और परसेप्शंस पर मुश्तमिल है जो हमें इंस्टेंटली मालूम होते हैं, यानी कि जो हमारी अवेयरनेस में होते हैं। अवेयरनेस से मुराद यानी कि जो हम अभी सोच रहे हैं, यानी कि जो हमारी कॉन्शियस पार्ट है उसमें वो थॉट्स, वो परसेप्शंस हैं जो करंट हमारी जो है हमारे शौर में है। तो इसको उसने नाम दिया कॉन्शियस का। उसके बाद सेकंड जो है वो है प्री कॉन्शियस। इसको हम सब कॉन्शियस भी कहते हैं। अब प्री कॉन्शियस में इस लेवल में जो है वो स्टोर मेमोरीज और इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन शामिल होती है, यानी कि वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन या मेमोरी जिनको हम थोड़े से रिकॉल से, थोड़ा सा जोर डालने से या थोड़े से फोकस से हम उन मेमोरीज और नॉलेज को हम अपनी अवेयरनेस में ले आते हैं। उसके बाद जो है थर्ड लेवल है माइंड का, वो है अनकॉन्शियस। ये वो डीप रूटेड और डीप सीटेड डिजायर्स हैं, फियर्स हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, जो डायरेक्टली हमारी अवेयरनेस में नहीं आते। ठीक है। अब ये तस्वीर में, ये इस पिक्चर में ये एक आइसबर्ग शो किया गया। बिलो द सरफेस जो 2 लेवल्स शो किए गए हैं, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। सरफेस और थोड़ा-सा सरफेस से नीचे देखा जाए तो प्री कॉन्शियस मौजूद है, यानी कि जो थोड़े से फ़ोकस से, थोड़े से रिकॉल से सरफेस से ऊपर यानी कि कॉन्शियस में आ जाते हैं। कॉन्शियस का पार्ट सरफेस से जितना भी बाहिर है पार्ट इस आइसबर्ग का, वो जो है वो कॉन्शियस जो है वो लेवल है माइंड का। और अगर हम नीचे देखें, सरफेस से नीचे डीपली अगर नीचे हम देखें, जितना भी ये नीचे आइसबर्ग का पार्ट है, ये किस माइंड का हिस्सा है? ये अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। सोचिए अगर आप किसी एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे हो सकता है
कि इस एंजाइटी का असल सबब बचपन की कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी और जो आप कॉन्शियसली याद नहीं रखते या नहीं करते। इस तरह अनकॉन्शियस प्रोसेस जो है, वो आपके डेली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी कि वो मेमोरी जो है, वो है तो अनकॉन्शियस में, लेकिन आपकी जो करंट बिहेवियर है या करंट इमोशन है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है। अनकॉन्शियस मेमोरी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। यानी कि फ्रॉइड का मानना था कि अनकॉन्शियस जो है वो रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और हमारे बिहेवियर और इमोशंस के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी। फ्रॉइड ने इंसान की पर्सनैलिटी को भी 3 बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। ईड ईड हमारी प्रिमिटिव डिज़ायर्स, हमारे इंस्टिंक्ट्स, जैसे कि हंगर हो गया, हमारा एग्रेशन हो गया, हमारी सेक्स ड्राइव्स होगी, इस पर मुश्तमिल होता है। इट जो है वो प्लेयर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। उसके बाद पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर में सेकंड जो पार्ट दिया फ्रॉइड ने, वो है ईगो का। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। रियलिटी प्रिंसिपल, अब अब जैसे आप सोचते हैं कि अ, आपको बिरयानी का आइडिया आता है रात को लेट नाइट या स्नैक्स का। आप सोचते हैं कि लेट नाइट स्नैक लेने से अगले दिन आपकी हेल्थ रूटीन अफेक्ट हो सकता है। इसलिए आप डिसाइड करते हैं कि पहले डिनर कंप्लीट करें। अब यहाँ ईगो रिस्पॉन्सिबल है। अगर रात को आपको अचानक कोई अ, मीठा चाहिए, वो वो और आप वो उस मीठे की जो है वो सर्च में चले जाएँ, तो उधर आपका जो रोल प्ले कर रहा है वो ईग प्ले कर रहा है, ठीक है? और अगर उस मीठे की तरफ नहीं जाते, आप कहते हैं कि जो है नहीं, ये आपके बजट को इफ़ेक्ट कर सकता है या आपकी हेल्थ रूटीन को बैलेंस जो अ, उसका बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो वो चीज़ जो है वो ईगो अ, उधर ईगो रोल प्ले कर रही है। थर्ड कंपोनेंट सुपर ईगो। सुपर ईगो आपके इंटरनलाइज़्ड मोरल्स और सोशल जो वैल्यूज़ है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर आप अपनी पर्सनल डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए अनहेल्दी स्नैक्स से बच रहे हैं, तो ये सुपर ईगो की आवाज़ है, जो आपको एथिकल और सोशल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गाइड करती है। अब ये इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि ईगो सुपर ईगो रीड को शो किया गया। आप देख सकते हैं कि अगर हम ईट की बात करें, ईट जो है वो अनकॉन्शियस जो है उसको माइंड जो है वो ईट को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें सुपर ईगो की बात करें, सुपर ईगो को कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों जो माइंड के लेवल्स हैं, वो तीनों सुपर ईगो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसके प्रिंसिपल को। अगर ईगो की बात की जाए, ईगो जो है वो कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस यानी कि शौर के करीब-करीब जो है वो बात करते हैं। जो ईड है वो लाशौरी तौर पे, यानी कि जैसे अगर एक बच्चे को भूख लगती है, वो रोना शुरू कर देता है अनटिल कि अनलेस कि उसकी भूख खत्म के लिए खत्म करने के लिए उसको कोई चीज़ फ़राहम की जाए, खाना या दूध वगैरह, वो फिर चुप करता है। यानी कि उसको प्लेयर मिल जाता है, उसके बाद वो चुप करता है। तो दैट इज़ हिज़ और हर ईड फंक्शनिंग कि और उसके बाद सुपर ईगो, अगर हम मोरल प्रिंसिपल पे बात करें या हम सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के मुताबिक देखें, और सुपर ईगो को मैं उर्दू में ज़मीर से जो है वो नॉमिनेट करूँगा कि ज़मीर को हम ही सुपर ईगो से जो है वो रिज़ेम्बलेंस दे रहे हैं, कि हमारा ज़मीर कहता है नहीं ये चीज़ नहीं ठीक, ठीक है? ये चीज़ नहीं ठीक, ये नहीं करनी चाहिए। मॉरली तौर पे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो ये 3 पार्ट्स दिए पर्सनैलिटी के फ्रॉइड ने, कि जो ये 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारी पर्सनैलिटीज़ को बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस और डेवलपमेंट। फ्रॉइड के हिसाब से इंसान अपनी ज़िंदगी के
स्टार्ट के दिनों से लेकर अडल्टहुड तक 5 डिस्टिंक्ट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस से गुजरता है, जहाँ हर स्टेज में स्पेसिफिक प्लेयर ज़ोन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहली स्टेज है ओरल स्टेज। बच्चे का प्राइमरी फोकस मुँह के ज़रिए प्लेयर हासिल करने पे होता है। जैसे दूध पीना वगैरह, सकिंग करना, बाइटिंग करना, और ये पहले साल में ये स्टेज मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर इस स्टेज में अगर फिक्सेशन हो जाए, तो एडल्टहुड में आप एक्सेसिव स्मोकिंग या ओवर ईटिंग या स्ट्रगल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज है एनल स्टेज। ये पहले साल के बाद 2 साल तक रहती है, ठीक है? या पहले 3 सालों में ये डेवलप होती है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज का जो मरकज़ है वो टॉयलेट ट्रेनिंग और जो है कंट्रोल सीखना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ओवरली स्ट्रिक्ट या लीनिएंट टॉयलेट ट्रेनिंग से पर्सनैलिटी में कंट्रोल इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम ऑर्डरलीनेस और मेसीनेस। यानी कि अगर हम बात करें कि बच्चा जो है वो स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग करता है, उसकी वजह से और एक ऑर्डर डेवलप हो सकता है। अगर लीनिएंट करता है, तो उसकी वजह से मेसीनेस हो सकती है एडल्टहुड में, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। तीसरी स्टेज जो है वो है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज 3 to 6 ईयर्स की एज तक होती है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट्स और राइवलरीज डेवलप करते हैं किसी एक पेरेंट के साथ। उस बेस पे 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए फ्रॉइड ने, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। उनकी बात हम बाद में करेंगे। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो जेंडर बाइस्ड होते हैं, मेल बाइस्ड और फीमेल बाइस्ड। तो इनके बाद हम लेटर ऑन करेंगे। फिक्सेशन अगर इस स्टेज पे हो जाती है, तो दैट माइट लीड टू कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन लेटर रिलेशनशिप्स, ठीक है? रिफ्लेक्टिंग अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट। अगर इस फेलिक स्टेज पे कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो कन्फ्लिक्ट हमारी आगे अडल्टहुड में रिलेशनशिप इश्यूज की सूरत में जो है वो एक्सपोज होते हैं। उसके बाद है लेटेंसी स्टेज। इस पीरियड में जो है वो सेक्सुअल एनर्जी जो है वो डोरमेंट रहती है। यानी कि बच्चे का जो फोकस है 6 to 12 ईयर्स की जो ये स्टेज है, इस स्टेज में जो है सेक्सुअल एनर्जी जो है वो टेम्परेरीली डोरमेंट रहती है। यानी वो उस पे फोकस नहीं होता, बल्कि बच्चे जो हैं वो अपने एकेडमिक और सोशल स्किल्स पे जो है वो फोकस करते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं। अब ये स्टेज पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पीयर इंटरेक्शंस और लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेप होते हैं। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड नेक्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट में, वो है जेनिटल स्टेज। ये 12 प्लस ईयर्स एज के बाद जो है वो जेनिटल स्टेज जो है वो डेवलप होती है, कंटिन्यू होती है। इस स्टेज में मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट और रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। अब सक्सेसफुल जेनिटल स्टेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है इनएबिलिटी टू फॉर्म बैलेंस्ड हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने में। यानी कि अगर एक अडल्ट बैलेंस और मैच्योर रिलेशनशिप बनाता है, तो मतलब ये है कि उसकी जो जेनिटल स्टेज है वो सक्सेसफुल है। इसके बाद जो है हम बात, फ्रॉइड के नज़दीक ख्वाबों का भी जो एक्सप्लेनेशन है ख्वाबों की, वो अनकॉन्शियस की बेस पे हो सकती है। और ख्वाब के 2 कंटेंट्स होते हैं, मैनिफेस्ट कंटेंट और लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट वो सरफेस
कंटेंट होता है या वो नैरेटिव होता है जो हम ख्वाब में देखते हैं, ठीक है? और जो लेटेंट कंटेंट होता है, वो हिडन साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है उस कंटेंट का। ख्वाब के पीछे छुपा साइकोलॉजिकल मीनिंग जो अनकॉन्शियस डिज़ायर और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप ख्वाब में एक अंधेरा रास्ता देखते हैं, तो मैनिफेस्ट कंटेंट सिर्फ़ रास्ते का सीन है, मगर लेटेंट कंटेंट अगर मैं कहूँ तो लेटेंट कंटेंट कंटेंट हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी मुश्किल डिसीजन से रिलेटेड हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का इज़हार हो, तो वो लेटेंट कंटेंट में आएगा। तो फ्रॉइड ने अपनी ड्रीम थ्योरी को ड्रीम एनालिसिस में यूज़ किया, जब साइको एनालिसिस की टेक्नीक है ड्रीम एनालिसिस कि किसी क्लाइंट का वो अगर ड्रीम वो एक्सप्लेन कर रहा हो, ड्रीम बता रहा हो, तो उस ड्रीम को एनालाइज़ कैसे थेरेपिस्ट करता है, उसके लेटेंट कंटेंट उसके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँचने के लिए और उसके अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स तक पहुँचने के लिए, जो कि उसके मैनिफेस्ट कंटेंट के तौर पे वो बता रहा है। तो ये उसकी ड्रीम एनालिसिस की टेक्नीक में उसने ये थ्योरी यूटिलाइज़ की। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम चलते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म्स की तरफ। डिफेंस मैकेनिज़्म्स वो अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो हम अपने आप को एंग्ज़ायटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी यानी कि साइकोलॉजिकल हमें डिस्ट्रेस आ रहा हो, तो हम उससे उसको कंट्रोल करने के लिए, उससे बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ये जो हमारी मैकेनिज़्म्स हैं या स्ट्रैटेजीज़ हैं। इसमें जैसे रिप्रेशन है, यानी कि अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या मेमोरीज़ को दिमाग से निकाल देना। मिसाल के तौर पे अ, किसी ट्रॉमेटिक वाक़ये को कॉन्शियसली याद ना कर पाना, यानी कि हम उसे याद ही नहीं करना चाहते, तो वह रिप्रेशन। दूसरा डिनायल, डिनायल में जो है डिनायल में हम क्या करते हैं कि अनएक्सेप्टेबल जो थॉट्स हैं, रियलिटी है, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए डिस्ट्रेस कॉज़ का है, हमारे लिए एंग्ज़ायटी का बायस बन रहा है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल या पर्सनल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, डिस्पाइट ऑब्वियस एविडेंस, यानी कि हमारे पास एविडेंस है भी, तो हम उस एविडेंस के बावजूद डिस्पाइट ऑफ दैट रीज़न दैट एविडेंस हम अपनी जो है वो फाइनेंशियल या प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं। ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जाते, हम उसको डिनाई करते हैं, इवन दो कि वो रियलिटी है। तो वो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म होगा डिनायल। नेक्स्ट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अपने अनएक्सेप्टेबल जो भी फीलिंग्स हैं, उनको दूसरों पर जो है वो डाल देना। यानी कि अपनी जो गलतियाँ हैं उनको दूसरों पर मुसल्लत करना। ये मिसाल के तौर पर अगर आप खुद को अग्रेसिव महसूस कर रहे हैं और दूसरों को अग्रेसिव कह देते हैं, ये प्रोजेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा किसी यानी कि और टारगेट पर शिफ्ट करना, जो कि सेफ टारगेट हो। मिसाल के तौर पे वर्क स्ट्रेस के बावजूद घर पर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा निकालना। यानी कि आपको स्ट्रेस कहाँ हो रहा है? वर्क प्लेस पे। उसके बावजूद जो वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस है, वो उसको आप अपने घर आके अपने जो है फैमिली मेंबर्स हैं, उन पर छोटी-छोटी बातों पर आप निकालते हैं। इनके इन फॉर्म ऑफ एग्रेशन या कोई भी यानी कि आप गलत बात करते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है कि आपको कोई भी एडल्टहुड में कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहा हो या ट्रिगर आ रहा हो, तो उसको आप अपनी चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस से जो है वो कोप करते हैं। यानी कि अगर आपको रोना आ रहा हो, तो आप बच्चों की तरह जो है अपने किसी बड़े की गोद में सर रख के रोना शुरू कर दें। तो आप अपने जो बचपन का एक्सपीरियंस है उसको दोबारा आप इम्प्लीमेंट करें। तो ये क्या है? रिग्रेशन है, यानी कि आप रिग्रेस कर जाते हैं अपनी चाइल्डहुड की तरफ।
रैशनलाइज़ेशन है। रैशनलाइज़ेशन का मतलब है कि अपनी गलतियों के लिए लॉजिकल एक्सक्यूज़ेज़ बनाना। मिसाल के तौर पर गलती करने के बाद उसे जस्टिफ़ाई करने के लिए रीज़न्स ढूँढना कि मैंने ये गलती की है, उसका कोई रीज़न तलाश करूँ कि मैं अपनी गलती को जो है वो जस्टिफ़ाई कर सकूँ। तो ये क्या है रैशनलाइज़ कर रहे हैं आप अपनी जो है गलती को, अपनी मिस्टेक को, अपनी बिहेवियरल मिस्टेक को। तो ये क्या होगा, कौन-सा डिफेंस मैकेनिज़्म होगा अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, ये होगा रैशनलाइज़ेशन का। उसके बाद नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस को सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी कि एग्रेशन को स्पोर्ट्स या क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में चैनलाइज़ करना कि अगर आपको एग्रेशन आ रहा है तो आप जिम चले जाएँ। तो आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो या आप कोई और सोशल एक्टिविटी करते हैं या क्रिएटिव एक्टिविटी कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी, तो वो सब्लिमेशन हो रही है। तो ये यानी कि आप राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, जर्नल राइटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ योर डिफेंस मैकेनिज़्म कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये थे डिफेंस मैकेनिज़म्स, इनके अलावा भी डिफेंस मैकेनिज़्म है जो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। क्रिटिसिज़्म्स ऑफ फ्रॉइड्स जो है थ्योरीज़, फ्रॉइडियन थ्योरीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया गया, ठीक है? इसके कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल भी थे, कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो जो है उनको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। फ्रॉइड की थ्योरीज़ को बहुत से स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज़ किया। जिसमें पहला पॉइंट है लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, कि उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, जिसकी वजह से एम्पिरिकल वैलिडेशन मुश्किल है। यानी कि उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन, थेरेपिस्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन पे वो बेस्ड है। जो इस वजह से इसमें कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं थी। तो साइंटिफिक एविडेंस नहीं थी, जिस लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस की वजह से इसको क्रिटिसाइज़ करना पड़ा। ओवर एम्फेसिस ऑन सेक्सुअलिटी। फ्रॉइड का फ़ोकस जो था वो सेक्सुअलिटी और चाइल्डहुड फिक्सेशन पर बहुत ज़्यादा था, जिसको मॉडर्न रिसर्च ने चैलेंज किया। बाद में आने वाले न्यू फ्रॉइडियन साइकोएनालिस्ट में भी इवन के उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। बाद की साइकोलॉजिस्ट ने भी इनके सेक्सुअलिटी पे जो ओवर एम्फेसिस था उसको जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और उसके काउंटर में थ्योरीज़ दी। फिर थर्ड जो थी क्रिटिसिज्म थे वो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर बायसेस। ये इनका जो फ्रॉइड का मॉडल अक्सर मेल डेवलपमेंट पर सेंटर्ड था, जिसकी वजह से फीमेल साइकोलॉजी को एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। यानी कि इन्होंने फ्रॉइड ने बात की मेल डेवलपमेंट पे, यानी कि इन्होंने फीमेल डेवलपमेंट पे बात ही नहीं की, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म किया गया। ये क्रिटिसिज्म्स आज भी एकेडमिक डिस्कशंस का हिस्सा हैं और स्टूडेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि फ्रॉइड की कंट्रीब्यूशंस के साथ-साथ उनकी लिमिटेशंस को भी क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। लेगेसी ऑफ फ्रॉइड। फ्रॉइड का असर आज भी ना सिर्फ साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और साइकियाट्री में दिखाई देता है, बल्कि कल्चरल स्टडीज़ और लिटरेचर पर भी इसका काफ़ी गहरा असर है। लेगेसी ऑफ फ्रॉइड डिस्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म्स तो हुए कि इनके ये फ्लॉज़ हैं थ्योरीज़ में। उन फ्लॉज़ के बावजूद फ्रॉइड ने काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ा अपने साइकोलॉजी की फ़ील्ड पे, साइकियाट्री के फ़ील्ड में, लिटरेचर की फ़ील्ड में और डिफरेंट हमारी जो टुडेज़ लाइफ़ है, उसमें भी काफ़ी फ्रॉइड की जो है वो लेगेसी नज़र आती है। ठीक है? मिसाल के तौर पे मॉडर्न टॉक थेरेपी होगी, टॉक थेरेपी होगी या मॉडर्न साइकोथेरेपी होगी, अ, उसमें फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक टेक्निक्स काफ़ी मौजूद हैं। उन्हीं की बेस पर यानी कि प्रोसेस किया जाता है टॉक थेरेपी को, ठीक है? यानी कि टॉक थेरेपी की जो कंसेप्चुअल फाउंडेशन है,
वो फ्रॉइड की ही साइकोएनालिटिक टेक्निक्स पर बेस्ड है और उनके आइडियाज़ ने कार्ल जंग, अल्फ्रेड एडलर और नियो फ्रॉइडियन थ्योरिस्ट को इंस्पायर किया, जिन्होंने फर्दर रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेवलप किए। कंक्लूजन, फ्रॉइड ने कहा था कि द माइंड इज लाइक एन आइसबर्ग, कि लाइक कि एक आइसबर्ग के तौर पे माइंड, जैसे कि मैंने पिक्चर भी दिखाई पहले, कि इट फ्लोट्स विद 1/7 ऑफ इट्स बल्क अबव वाटर, यानी कि उसका सिर्फ 1/7 जो पार्ट है वो अबव द वाटर है, और बाकी जो पूरा जो हिस्सा है वो वाटर के नीचे है। कि आज हमने उस आइसबर्ग के हिडन डेप्थ्स को भी एक्सप्लोर किया। एज साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, आपको इन थ्योरीज को सिर्फ मेमोराइज नहीं करना, बल्कि उनका क्रिटिकल एवेल्यूएशन भी सीखना है, ताकि आप अपनी रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रख सकें। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स में बताएं, अपने कमेंट्स में अगर कोई कंट्राडिक्टरी आपके आइडियाज़ हैं वो बताएं, कि आप फ्राइड की किस एस्पेक्ट पर ज़्यादा रिसर्च करना चाहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।